Hello everyone, welcome back to UXIS. Today marks the day one of our new series that is Know Your Geography. 2 MCQ यानी कि multiple choice question. As you know, geography is not just about the map or the mountains. It's about the understanding of the world where we live, understanding of the pattern, the changes, its impact on the human lives, whether it's India's monsoon or ocean currents affecting the global trade. Everything is interconnected. So in this series, we will not only practice the high quality of the MCQs, both factual and conceptual, but also, but also we will start decoding each options, understanding the relevant background and connect to the PYQs. So if you are a serious aspirant targeting the UPSC CSE 2026, then don't just watch this series, you own it. Make it your daily ritual. Let's begin today's set of the questions and unlock the geography with MCQ at a time. Now, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम देखते हैं ये यूपीएससी 1993 यानी कि 1993 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन स्टार्ट ही होता है कि सोलर एक्लिप्स अचीव्स द टोटलिटी ओनली इन अ लिमिटेड जियोग्राफिकल रीजन्स बिकॉज ऑफ के सामने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब सबसे पहले क्योंकि ये सोलर एक्लिप्स के बारे में है तो हमको तो सबसे पहले ये जानना होगा कि व्हाट इज एक्लिप्स, व्हाट इज सोलर एक्लिप्स एंड अदर एक्लिप्स भी होते हैं क्या। ये सारी चीज़ें अब हम समझेंगे क्योंकि इस सीरीज का मतलब ये है कि आपको पूरी डिटेल में पूरे बैकग्राउंड के साथ इसको समझाया जाए और फिर उससे ये आप क्वेश्चन सॉल्व करें। अब स्टार्ट करते हैं व्हाट इज एक्लिप्स। आपको ये पता होगा क्लिप्स मतलब क्या होता है। क्लिप्स मतलब वो होता है कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को ब्लॉक कर देता है, यानी कि एनी ऑब्जेक्ट व्हेन ब्लॉक्स द अदर ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल मून और अर्थ के केस में ले लें, व्हेन one object in the space like the moon or the earth comes in between the sun or another object and blocks the sunlight, that is called the eclipse. ठीक है, पता होगा कि एक्लिप्स 2 तरह के होते हैं, जैसे सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के नाम से। अब हम बात करते हैं सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर एक्लिप्स के बारे में, जिसके बारे में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, जिसकी हम बात कर रहे हैं। सो व्हेन इट कम्स टू द सोलर एक्लिप्स वी हैव टू नो दैट ये होता कब है। जब नया मून बनता है, जब स्टार्टिंग होती है ड्यूरिंग द न्यू मून, उस टाइम पे सोलर एक्लिप्स होता है। और इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि जो ये मून है इट कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ और वो ब्लॉक कर देता है सूर्य की लाइट टू सो दैट द अर्थ बिकम डार्क ड्यूरिंग द डे टाइम इटसेल्फ, क्योंकि उसकी लाइट को ब्लॉक कर रहा है कौन, मून। और इसी को सोलर एक्लिप्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द मून, दिस इज द सन, और ये इसकी लाइट को यहाँ पे ब्लॉक करता है इसको। ठीक है, यहाँ पे ये सूर्य ग्रहण कहलाएगा। ठीक, अब आपको ये समझना है कि इसमें भी टाइप्स होते हैं, लाइक टोटल सोलर एक्लिप्स, पार्शियल सोलर एक्लिप्स और एनुलर सोलर एक्लिप्स। सो व्हाट इज टोटल सोलर एक्लिप्स? When sun is completely blocked by the moon and it's able to see the corona on the sun's atmosphere, that is called the total solar eclipse. अभी मैं आपको इमेज दिखाऊंगा, उसमें आपको समझ में आएगा। When it calls the partial block, like partially वो block करता है, then it's called partial solar eclipse. And when the moon is at its apogee, that is the farthest from the earth, that is the farthest point from the earth, that is called the apogee. It will not able to block the entire sun and resulting the ring of fire वो create करता है, and that is called the annular solar eclipse. तो इसको हम ध्यान से अभी एक इमेज में समझते हैं तो आपको समझ में आएगा। That is called the partial solar eclipse, और ये है annular, जहाँ पे ये थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है, एंटायर सूर्य को नहीं ये चेक कर पा रहा है। और यहाँ पे ये टोटल सोलर एक्लिप्स है, यानी कि सिर्फ अरोरा दिख रहा है। अरोरा दैट इज द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन, दिस इज कॉल्ड द अरोरा, यहाँ पे साइड में जो दिख रहा है। ठीक, तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं व्हाट इज पार्शियल एक्लिप्स एंड व्हाट इज एनुलर एक्लिप्स एंड व्हाट इज टोटल सोलर एक्लिप्स। ठीक है, हमको ये समझना होगा कि जो सोलर एक्लिप्स होते हैं ये सेफ नहीं होते हैं। एंड जब ये स्टार्ट कब होता है, जब न्यू मून स्टार्ट होता है ना, और दिन में ही होता है। ये हमको ये 2-3 बातें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। और बहुत कम टाइम के लिए एक्लिप्स ये हो पाता है। वाई? बिकॉज सन बड़ा है, ये पता है, मून छोटा है एज कम्पेयर टू सन, है ना, अर्थ से भी छोटा है, तो ये जल्दी इस क्रॉस कर जाता है। इसलिए जो ज़्यादातर जो सन है, सोलर एक्लिप्स है, ये बहुत कम टाइम के लिए होता है एज कम्पेयर टू दी
लूनर एक्लिप्स के मामले में देखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं लूनर एक्लिप्स के बारे में। व्हाट इज चंद्र ग्रहण? सो चंद्र ग्रहण, देखो वो सूर्य ग्रहण कब हो रहा था? न्यू मून स्टार्ट होने पे। और चंद्र ग्रहण कब हो रहा है? जब फुल मून होगा। ठीक है, फुल मून के टाइम पे चंद्र ग्रहण स्टार्ट होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें अर्थ आ जाता है सन और मून के बीच में। ये देखो, ये है अर्थ हमारा, दिस इज सन, और ये है हमारा मून। यहाँ पे ये इसकी लाइट को कवर कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि मून से अर्थ बहुत बड़ा है। अर्थ पूरी तरीके से सन कैप्चर, अर्थ मून को पूरी तरीके से कैप्चर कर लेता है, तो उसकी लाइट सन की मून नहीं पहुंच सकती। इसी को लोनर एक्लिप्स कहा जाता है। ठीक है, अर्थ ब्लॉक्स द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द मून। ठीक, ये याद रहेगा। और द मून में अपीयर्स रेड ड्यू टू द अर्थ एटमॉस्फेयर कॉल्ड द ब्लड मून। और इस टाइम पे क्योंकि वो अपीयर होता है रेड के कारण, रेड ड्यू टू द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, इसलिए इसको ब्लड मून भी कहा जा सकता है। ठीक है, ब्लड मून के बारे में भी आपने सुना होगा। आई होप आपको ये समझ में आया। अब एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं, फिर वो क्वेश्चन पे जाएंगे जिस क्वेश्चन को हम अभी स्टार्ट कर रहे थे। देखो, सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स में क्या चीज होती है, ये हमको थोड़ा सा डिफरेंस इसके बारे में पता होना चाहिए। लाइक जब सोलर एक्लिप्स होता है तो मून मिडिल में होता है और सन को वो ब्लॉक करता है। ठीक है, जब लूनर एक्लिप्स होता है तो अर्थ बीच में होता है, यानी कि मिडिल में होता है, और मून को वो ब्लॉक कर देता है। ठीक है, ये हो गया बेसिक डिफरेंस ऑफ दिस। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट गेट्स ब्लॉक, दैट इज द सन इज ब्लॉक्ड। वही चीज सेम इसमें दी हुई है, ये डिफरेंस बताया हुआ है। ये डे टाइम में होता है, ये नाइट टाइम में होता है, जो कि मैंने अभी बताया था कि नाइट टाइम में होता है, डे टाइम में होता है सूर्य ग्रहण, और नाइट टाइम में चंद्र ग्रहण होगा। ठीक है, नाउ ओनली सर्टेन पार्ट्स ऑफ द अर्थ होता है, क्योंकि सोलर एक्लिप्स में बहुत छोटा होता है, जो मून होता है वो बहुत छोटा होता है साइज में। अभी मैंने बताया जल्दी अपेयर हो जाता है, इसलिए बहुत छोटे से पार्ट पे कवर करता है। लेकिन हाफ ऑफ द अर्थ नाइट साइड कैन बी सीइंग इट एज द लूनर एक्लिप्स, क्योंकि वो अर्थ मूव करता है, तो अर्थ का वो साइज है वो एज कम्पेयर टू मून बहुत बड़ा है। ठीक है, नाउ इट इज नो सेफ फॉर दी नॉर्मल। अगर हम खाली आंखों से देखेंगे तो ये हमारी आंखों के लिए सेफ नहीं है। हाँ, ये सेफ है क्योंकि आप नेकेड आइज से देख सकते हैं इसको लोनर एक्लिप्स को। इसलिए ये सारे कुछ बेसिक बेसिक डिफरेंसेस भी हमको इसमें याद करने हैं, हमको समझना होगा। ठीक है, चलते हैं इस क्वेश्चन पे जो हमने देखा था। एक सेकंड। हाँ जी, सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम विच वी हैव स्टार्टेड। लाइक सोलर एक्लिप्स achieves in totality only in a limited geographical regions। भी मैंने बताया कि ओनली इन लिमिटेड ज्योग्राफिकल रीजन्स बिकॉज ऑफ व्हाट, के सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या कहता है? द अर्थ साइज द साइज ऑफ द शैडो ऑफ द मून ऑन द अर्थ इज स्मॉल एज कंपेयर टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द अर्थ। बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत? अभी मैंने बताया द साइज ऑफ द शैडो, ये क्या बोल रहा है ध्यान से समझो। द साइज ऑफ द शैडो ऑफ द मून ऑन द अर्थ इज स्मॉल एज कंपेयर टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द अर्थ। ठीक है, बात समझ में आई। द सेकंड क्वेश्चन कहता है, इसको अभी होल्ड पे डालते हैं। द अर्थ इज नॉट स्मूथ फ्लैट सरफेस बट हैज एलिवेशन एंड डिप्रेशंस। ये तो आउटराइटली रिजेक्ट हो जाएगा। नाउ द ट्रेजेक्टरी, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सोलर एक्लिप्स अचीव्स टोटलिटी ओनली इन अ लिमिटेड जियोग्राफिकल रीजन्स, व्हाई, उसका रीजन पूछ रहा है। द ट्रेजेक्टरीज ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड द मून अराउंड द अर्थ नॉट परफेक्ट सर, ये भी नहीं है। Sun rays can reach most of the peripheral regions of the shadow of the moon due to the atmospheric refraction। ये भी नहीं है भाई, बिकॉज जो इसका एग्जैक्ट आंसर है, क्योंकि जो हमारा सोलर एक्लिप्स होता है टोटलिटी में, क्योंकि उसकी साइज जो छोटी होती है मून की, इसलिए वो जल्दी क्रॉस हो जाता है। तो यहाँ पे जो इसका एग्जैक्ट बनेगा कि जो साइज है उसका शैडो का मून का, वो क्योंकि उसकी साइज के अकॉर्डिंग छोटा होता है, तो ये जल्दी से पास हो जाता है। इसलिए जो एक्लिप्स है ये लिमिटेड ज्योग्राफिकल रीजन्स में होता है, जो कि मैंने अभी डिफरेंस बताया था जब, तो आपको यही चीजें बताई थी, वही रिपीट करो। ठीक है, सो इसका आंसर होगा ए, दैट इज द साइज ऑफ द शैडो ऑफ द मून ऑन द अर्थ इज स्मॉल एज कंपेयर टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द अर्थ। ठीक है, बात समझ में आई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मिटियोर के बारे में। मिटियोर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज मिटियोर? मिटियोर इज अ फास्ट मूविंग स्टार। तने मिटियोर इज अ पीस ऑफ मैटर व्हिच हैज एंटर्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द आउटर स्पेस। डोंट नो। पार्ट ऑफ स्टेलर सिस्टम। डोंट नो। टेललेस कॉमेट।
हमको कुछ नहीं मालूम इस वक्त, ठीक है। अब हम समझेंगे मीटियोर क्या होता है, एस्टेरॉइड क्या होते हैं, मीटियोराइट्स क्या होते हैं, सारी चीजें समझेंगे, फिर आके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि हमारी जो एनसीईआरटी है उसमें क्या लिखा गया है। एनसीईआरटी में बताया गया है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे जो प्लेनेट में, जो हमारे सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लेनेट है। 9वां भी था, उसको हमने प्लेनेट मानना छोड़ दिया है, लाइक दैट इज नॉट प्लेनेट। तो 8 कौन कौन से प्लेनेट है उसको देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जो 8 प्लेनेट है, यानी कि मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। प्लूटो अब हमारा जो है ये प्लेनेट में इसको काउंट नहीं किया जाता, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा भी गया है, आप देख सकते हैं। दिस इज, और ये एनसीईआरटी का टेक्स्ट है, एज इट इज कॉपी पेस्टेड है। आपको समझना होगा कि हमें एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, एनसीईआरटी में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं हमको वो पता होना चाहिए। तो जो भी हाईलाइटेड पार्ट है आपको वो एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा लिटिल बिट बात करते हैं मरकरी और थोड़ी प्लैनेट के बारे में, देन स्टार्ट करते हैं एस्ट्रॉइड वगैरह। सो मरकरी क्या होता है, नंबर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये जो लाइक एटमॉस्फेयर की बात करें अगर, जैसे कि अर्थ में एटमॉस्फेयर होता है तो हम यहाँ पे जीवित हैं, ठीक। लेकिन जो एटमॉस्फेयर की बात करें तो मरकरी में एटमॉस्फेयर है ही नहीं, क्योंकि वो अर्थ के सबसे पास है, सबसे क्लोजेस्ट है। और अर्थ का वो 88 दिनों में, यानी कि 88 दिनों में ही पूरा एक चक्कर लगा लेता है, और उसका खुद का कोई सैटेलाइट नहीं है। तो ये तो हमने जाना मरकरी के बारे में, तो थोड़ा थोड़ा समझते हैं, ठीक है। वीनस के बारे में हम समझते हैं, वीनस में भी कोई सैटेलाइट नहीं है, शुक्र ग्रह जिसको बोला जाता है। इसरो भी प्लानिंग कर रहा है, या इसरो भी भेज रहा है, भेज चुका है, ये आपको पता होगा। नाउ नो सैटेलाइट, इट इज द हॉटेस्ट, 95% यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में यहाँ के, इसलिए लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है। इट इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट, सेम एज अर्थ बोला जाता है। एंड अर्थ और मार्स के बारे में हम जानते ही हैं। जो जुपिटर होता है, जो हमको समझने की बात है यहाँ पे, कि जुपिटर जो है ये 11 टाइम्स, हमको याद रखना है, 11 टाइम्स बड़ा है किससे, अर्थ से जुपिटर 11 टाइम्स बड़ा है। और इसमें ह्यूज रेड स्पॉट मिलता है। और करीब स्टोन की बात करें तो 400 सालों में स्टोन भी आते हैं, ह्यूज ह्यूज स्टोन आते हैं यहाँ पे। और सैटर्न हो गया, है ना, यूरेनस हो गया। यूरेनस की अगर मैं बात करूँ तो 98% जो यूरेनस है ये टिल्टेड है। 98% जो यूरेनस है ये टिल्टेड है। और नेपच्यून हो गया जो 8वां हमारा जो प्लेनेट है। तो ये सारे प्लैनेट्स, हमको ये पता होना चाहिए कि जितने भी प्लैनेट्स हैं ये रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, ठीक है। रिवॉल्व प्लस रोटेट, और क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन जो यूरेनस है और ये नेपच्यून है, यूरेनस यूरेनस जिसको बोलते हैं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, यानी कि रिवॉल्व करता है अराउंड द सन। ये हमको याद रखना, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जैसे डू यू नो में ये जो पॉइंट बहुत सारी जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो ये छोड़ देते हैं मैडम। तो हमको ये समझना होगा, एक सेकेंड, हमको ये समझना होगा कि जब डू यू नो में भी अगर दिया है तो ये सारे पॉइंट हमें और ध्यान से पढ़ने हैं, बिकॉज हो सकता है कि हमारी ज्योग्राफी में, हमारी जब कल को हमारा यूपीएससी का या फिर किसी भी एग्जाम का हो सकता है कोई एमसीक्यू बने, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ से उठाया जा सकता है। तो हमको ये वाले पॉइंट्स भी समझना होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिया है कि आर्यभट्ट वॉज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर of the ancient India, as we all know, and he said that the moon and the planet shines due to the reflected sunlight. उन्होंने तब कहा था, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो हमें एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठानी चाहिए। नाउ सेकंड आता है कि एस्टेरॉइड क्या होते हैं। ये भी एनसीईआरटी का ही पार्ट है, हमको समझना होगा कि एस्टेरॉइड क्या होता है, क्योंकि हमने क्वेश्चन देखा है मेटेओराइट के बारे में। तो हमको समझना होगा कि व्हाट इज एस्टेरॉइड। तो अभी तो हमने प्लैनेट समझा, छोटा सा बेसिक, तो हमको ये समझना होगा कि एस्टेरॉइड क्या होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ स्टार, इट इज अ पार्ट फ्रॉम द स्टार्स एंड प्लैनेट सैटेलाइट्स। देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज होती हैं जो कि कहाँ रिलाई करती है, मार्स और जुपिटर के बीच में, है ना, और हमारे सोलर सिस्टम के अंदर ही होती है। एंड दैट इज कॉल्ड, दोज बॉडीज आर कॉल्ड द एस्टेरॉइड, ठीक है। एस्टेरॉइड कहलाती है। ये देखो आप ये इमेज में देख सकते हो, दिस, ये इस टाइप का दिखता है, इसको कहा जाता है एस्टेरॉइड, ठीक है। बात समझ में आई। तो मीटियोराइट वगैरह ये सारी चीजें अभी आराम से समझता है कि व्हाट इज मीटियोराइट, व्हाट इज bolide, what is meteor, what is meteoroid and what is comet, ठीक है। तो ये सारी चीजों को समझने के लिए एक एक करके हम समझते हैं। व्हाट इज एस्टेरॉइड, अभी हमने जाना कि दीज आर द स्मॉल रॉकी पार्टिकल्स और मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स व्हिच ऑर्बिट्स अराउंड द सन, मार्स एंड जुपिटर, ओके, हमने ये देखा। अब हम बात करते हैं मीटियोराइट के बारे में। व्हाट इज मीटियोराइट, देखो अभी मैं बता दूं कि एस्टेरॉइड का सबसे बड़ा एग्जांपल आपको अगर देखना हो तो एस्टेरॉइड का
एस्टेरॉइड का अगर सबसे बड़ा एग्जांपल देखना हो तो आपने महाराष्ट्र में एक लूनर लेक के बारे में आपने सुना होगा, लूनर लेक के बारे में। ये एस्टेरॉइड से क्रिएट हुआ है। इट इज क्रिएटर फ्रॉम दी एस्टेरॉइड से आकर के ये बना हुआ है, जिसको लूनर लेक के नाम से आज के डेट में जाना जाता है। ठीक है, एस्टेरॉइड में भी अगर इंपॉर्टेंट कुछ बातें अगर आपको जाननी है तो जो सबसे लार्जेस्ट एस्टेरॉइड है दैट इज कॉल्ड द सीरीज। ठीक है, सीरस। एंड जो स्मॉलेस्ट है उसको पेबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेबल। ठीक है, ये याद रख लेना आप। अब जो मीटियोराइड है इसको हम समझते हैं। देखो मीटियोराइड क्या होता है, ये एक स्मॉल रॉक पार्टिकल होता है जो कि ट्रेवल करता है थ्रू द स्पेस, यूजुअली स्मॉलर देन द एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड से छोटा होता है। और जब मीटियोराइड व्हेन इट कम्स आउट ऑफ इट्स बेल्ट, दैट इज द मार्स और जुपिटर के बीच से निकल के अर्थ की तरफ बढ़ता है, तो जब वो अर्थ की तरफ बढ़ता है उस ऑब्जेक्ट को मीटियोरॉइड कहा जाता है। बी लगा हुआ है ना, तो स्पेलिंग का भी ध्यान रखना। मीटियोराइड कहा जाता है। इट हैज नॉट येट एंटर्ड द एटमॉस्फेयर, लेकिन ये अपनी बेल्ट से बाहर आ चुका है। दैट इज कॉल्ड द मीटियोराइड। ठीक है, याद रहेगा। अब मीटियोर्स के बारे में समझते हैं कि व्हाट इज मीटियोर्स। सो मीटियोर्स, जिसको शूटिंग स्टार भी बोला जाता है, इट इज अ फ्लैश ऑफ लाइट लाइक ड्यू टू बर्निंग ऑफ द मीटियोराइट। जब भी ये एटमॉस्फेयर में हमारे घुसता है अर्थ में, सो ये बर्न की तरह बर्न हो जाता है, ये फ्लैश ऑफ लाइट क्रिएट करता है। एंड इट इज नॉट अ बॉडी, इट इज कॉल्ड जस्ट ऑफ शूटिंग स्टार, क्योंकि ये जल जाता है। दैट इज कॉल्ड द मीटियोर्स। ये याद रखना है, इसी को शूटिंग स्टार भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा बोलाइट, कॉमेट और मीटियोराइट के। नाउ व्हाट इज मीटियोराइट? अभी हमने समझा था मीटियोराइट ही था वहां, इसीलिए मैंने कहा था कि स्पेलिंग का भी ध्यान रखना है। बात करते हैं मीटियोराइट के बारे में। इट इज अ मीटियोर सर्वाइव्स आफ्टर, जो कि जैसे कि मीटियोराइट, मीटियोर्स क्या होता है, मतलब वो शूटिंग स्टार, यानी कि जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो एंटर करता है वहां पे विगल जाता है, तो फ्लैश ऑफ लाइट क्रिएट करता है। अगर वहां से कुछ सर्वाइव कर गया, वो नीचे अर्थ पे आता है, दैट इज कॉल्ड द मीटियोराइट, उसको कहा जाता है। सो इसीलिए इसको यहाँ पे लिखा गया है दैट इट इज अ मीटियोर दैट सर्वाइव्स आफ्टर द एटमॉस्फेयर हिट्स enters the earth surface and remaining rock is called the meteor। ठीक है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अगर देखना है तो होगा मीटियोराइट जो नामीबिया में है। इट इज द लार्जेस्ट नोन मीटियोराइट ऑन द अर्थ, अभी एस्टैब्लिश है। आप अगर इसको गूगल करोगे तो आपको इसकी इमेज दिख जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं बोलाइट के बारे में। व्हाट इज बोलाइट? सो व्हेन मीटियोराइट एक्सप्लोड इन द एयर इटसेल्फ, लाइक वेरी ब्राइट मीटियोर्स दैट मे एक्सप्लोड इन द एयर इटसेल्फ, लाइक भी वो आएगा, मान लो एटमॉस्फेयर में इंटर करते समय वो बच गया, बट इज अ मीटियोर्स हो गया। मीटियोर से मीटियोराइट बना, मीटियोराइट से जब वो नीचे आएगा और वहां पे भी एक्सप्लोर कर गया, लाउड लाउड साउंड क्रिएट करता है, सॉफ्ट वेव क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड द बोलाइट। वहां पे तो एक एक जो स्टेप है ना उसको डिफाइन किया गया है इस तरीके से। ठीक, ये हमको समझना होगा। अब बात करते हैं कॉमेट के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन हम देखेंगे। अभी दो क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी यूपीएससी में। सो व्हाट इज कॉमेट? कॉमेट के बारे में अगर हम इन सिंपल वर्ड समझें, सो दिस इज अ फ्रोजन गैस मटेरियल held together by the rocky and the metallic minerals which appears like the snowball, snowball की तरह दिखता है, like ice, icy body है, and in a very elongated orbit around the sun। याद रखना है कॉमेट भी सन के अराउंड ही ट्रेवल करता है। ठीक है, इसकी याद रखना, इसके टेल जो होती है ऑलवेज पॉइंटेड होती है टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द सन। ठीक है, इसकी वजह से जो सोलर विंड, क्योंकि हम जानते हैं सोलर रेडिएशन होता है, तो जब सोलर रेडिएशन होता है तो उसकी वजह से जो इसकी टेल होती है, क्योंकि इसमें पूंछ होती है, इसमें जिसको हिंदी में पूंछ कहते हैं, टेल होती है, ये टेल हमेशा अवे की तरफ होती है। इट इज अवे, हम ऑलवेज अवे फ्रॉम द सन, सन की दिशा से। ठीक है, टेल विच इज अ लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट व्हेन नियर द सन, वैसे ये सन के पास जाएगा तो लॉन्गेस्ट हो जाएगी, बिकॉज कॉमेट ओरिजिनेट्स द टेल्स इटसेल्फ। और ये एक चीज हमको ये याद रखना है कि कॉमेट ओरिजिनेट्स कहाँ से होता है, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। दैट इज कुइपर बेल्ट, आपने ये नाम सुना होगा कुइपर बेल्ट के बारे में। ये बियॉन्ड प्लूटो, प्लूटो के भी पीछे है ये बेल्ट, वहां से ये स्टैब्लिश होती है, वहां से ही निकलता है, इसको कॉमेट कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं इमेज में अगर बना के देखूँ तो दैट इज अगर ये सन है और इसके अराउंड में अगर वर्टिकल पाथ में अगर ये चल रहा है तो दैट इज कॉल्ड दी कॉमेट। इसकी जो ऐसे पूछे होती हैं, जो टेल होती है, वो हमको समझना होगा। दैट इज ये जैसे ये सन के पास जाएगा तो ये टेल बड़ी होती है ना, ये हमको देखना होगा क्योंकि सोलर रेडिएशन इससे, सोलर विंड इससे जो है इसकी टेल को हमेशा दूर की तरफ खींचता है। ठीक, तो ये ऑर्बिट ऑफ द कॉमेट है, तो जो आपको मैंने अभी दिखा दिया। ठीक, बात समझ में आई। अब
बात करते हैं जो हमने क्वेश्चन देखा था, व्हाट इज मीटियोर्स। अब आपको ये आंसर करना है व्हाट इज मीटियोर। मीटियोर इट इज इट अ फास्ट मूविंग स्टार? नहीं। इज इट पार्ट ऑफ द स्टेलर सोलर सिस्टम? स्टेलर सिस्टम? इज इट अ टेललेस कॉमेट? नहीं। कॉमेट तो बिल्कुल अलग चीज हो जाती है जो कि मैंने बताया अभी। अब बचा क्या? इट इज अ पीस ऑफ मैटर विच हैज एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द आउटर स्पेस। और वो कहाँ है? वो है मार्स और जुपिटर के बीच से जब निकलता है एस्टेरॉइड, वहां पे जब आता है, जब ये बर्न होता है, एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, तो वो बर्न हो जाता है। दैट इज कॉल्ड द मीटियोर, शूटिंग स्टार भी जिसको बोला जाता है। और जब वो नीचे निकल करके आता है तो मीटियोराइट बनता है। ठीक है, मीटियोराइट क्या है? जब वो अपने बेल्ट से निकलेगा, दैट इज कॉल्ड। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमने अभी देखा है उसके बारे में, यानी कि कॉमेट के बारे में। अब आपको ये क्वेश्चन बताना है कि व्हाट इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एस्टेरॉइड। अभी मैंने बताया था कि एस्टेरॉइड के ऑप्शन है, एस्टेरॉइड्स आर द रॉकी डेब्रिस ऑफ द वेरिंग साइजेस ऑर्बिटिंग अराउंड द सन। मोस्ट ऑफ द एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल बट सम हैव diameters as large 1000 kilometer. Orbits of the asteroid lie between the Jupiter and the Saturn. अब अगर आपको, अगर सिंपल सा भी अगर ये पता है ना कि जो ऑर्बिट है एस्टेरॉइड का ये कहाँ पे लाई करता है, ये होता है हमारे मार्स और जुपिटर के बीच में, ना कि जुपिटर और सैटर्न के बीच। क्या? तो मार्स और जुपिटर के बीच में जो होता है दैट इज कॉल्ड द एस्टेरॉइड बेल्ट जो होती है, उसको कहा कहते हैं। सो अगर आप तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कट करोगे तो ये आपकी जो है ये स्टेटमेंट्स गलत कर देगा और आप करेक्ट आंसर पे आ जाओगे, दैट इज 1 and 2। और ये हमें पता है कि एस्टेरॉइड्स आर द रॉकी डेब्रिस, और कई साइज का होता है, बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, जो कि सन को ही ऑर्बिट कर रहा होता है भाई, बिकॉज ये कहाँ पे ये बेल्ट होती है? मार्स और जुपिटर के बीच में। और मार्स कहाँ पे किसके अराउंड चल रहा है? तो वो भी सन को ऑर्बिट कर रहा है, बिकॉज सोलर सिस्टम का पार्ट है इट। एंड मोस्ट ऑफ द एस्टेरॉइड्स आर द स्मॉल, क्योंकि ये देखो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी नहीं है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि कई सारे एस्टेरॉइड जो है स्मॉल होते हैं, कई सारे बड़े भी होते हैं, जिनके डायमीटर फॉर एग्जाम्पल 1000 किलोमीटर तक के भी हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो एब्सोल्युटली राइट है। ठीक है, और अगर आप एलिमिनेशन के थ्रू भी जा रहे हैं तो आप ये, अगर ये तीसरे एलिमिनेट करते हो तो आप डायरेक्टली करेक्ट आंसर पे पहुंच जाते हो। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द टेल ऑफ द कॉमेट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन बिकॉज ऑफ व्हाट। अभी देखो ये 1997 का क्वेश्चन है यूपीएससी में, ये सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज हैं, मैं आपको पहले बता दूं। सब कुछ ऑथेंटिक सोर्स के साथ ऑथेंटिसिटी को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चंस को आपके लिए लाया गया है। तो ध्यान से पढ़ना है, आपको समझना है कि व्हाट इज दी ज्योग्राफी ऑल अबाउट। क्या? तो जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि सोलर रेडिएशन की वजह से सन ऑलवेज उसके टेल को पीछे खींचता है, पीछे करता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा मुझे समझना है कि वही पूछ रहा है कि द टेल ऑफ द कॉमेट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन, व्हाई, उसका रीजन। तो as a comet rotates around the sun, the lighter mass of the comet is pulled away due to the centrifugal force. No, loon, it is not. It is absolutely not. Second कहता है as the comet rotates, the lighter mass of the comet is attracted by the some star situated in the direction of itself. नहीं, ये भी नहीं है। तीसरा कहता है द रेडिएशन, ये याद रखो, दिस इज द आंसर, क्योंकि यहाँ पे आपको समझो मैंने कहा था कि रेडिएशन ही निकल रहा है, पहले पूरा पढ़ते हैं इसको। द रेडिएशन एमिटेड बाय द सन एक्सर्ट द रेडियल प्रेशर, जिसकी वजह से कॉमेट का जो टेल होता है वो पीछे थ्रो हो जाता है अवे फ्रॉम द सन। यही इसका आंसर है, चौथा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। फिर भी हम देख लेते हैं द टेल ऑफ द कॉमेट ऑलवेज ऑलवेज एक्सिस्ट, ये बिल्कुल है। तो दैट इज द आंसर ऑफ द this question, that is tail of the comet is directed away from the sun because of the radiation emitted by the sun exert the radial pressure। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट एक डिफरेंस छोटा सा इसमें कंप्लीट करके फिर आज का लेक्चर खत्म करते हैं, आज का डे 1 कंप्लीट करते हैं। दैट इज मीटियोराइट, मीटियोर्स, मीटियोराइट, बोलाइट। ये सारी चीजें देखो मैं फिर बताऊंगा, वही सारी चीजें रिपीट होगी। इससे अच्छा ये होगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप खुद ही पढ़ लेना। ठीक है, आपको ये समझना है कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है, वेयर इट इज, वेयर इट डज, एंड इसके एग्जांपल्स क्या है। ये सारी चीजें आपको अपने से कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन ये याद रखना कि जब भी हम आज ये कंप्लीट कर रहे हैं, लाइक इट इज द फर्स्ट डे 1 ऑफ द रॉयल ज्योग्राफी सीरीज। रिमेंबर, लाइक प्रेजेंस इज नॉट जस्ट अबाउट द लक, इट इज अबाउट द कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी। one topic or more than one topic we will cover daily, and that's all it takes to build the rock solid foundation of your geography, your prelims 2026. And if you found today's session useful, like make sure to like and share the subscribe to UXIS। and हाँ, ये एक चीज और बताना, कमेंट जरूर करना, बताना कैसा लगा आपको ये वीडियो, और व्हाट्स योर स्कोर टुडेज, लाइक आउट ऑफ 10 आप इस वीडियो को कितना नंबर देना चाहेंगे। हो सके तो आप ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।